Good morning, students. Myself Rohit Jangda, and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari. And today we discuss about the interwar economy class 10th chapter 4th. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है बेटा, वो लड़ा तो यूरोप के अंदर गया था, लेकिन इसका असर जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर हुआ था। और इसका असर इस तरह से हुआ था कि इस वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसको एक ऐसे गड्ढे के अंदर ढकेल दिया था, जिससे उभरने के अंदर ही पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको करीबन करीबन 3 दशक या 30 ईयर्स जो है ना, ठीक है, वो लग गए थे। इस दौरान पूरी दुनिया यानी चारों तरफ अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल एज वेल एज जो इकोनॉमिक थी वो अनस्टेबिलिटी थी। ठीक है, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इस वर्ल्ड वॉर से, ठीक है, पूरी दुनिया जो है वो दुखी होने लगी थी या कराने लगी थी। उसके बाद है आपका वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि आपका वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्या चेंज आया। देखिए, वैसे तो आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था, जिसमें एक थे आपके अलायंस जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया थे। ठीक है, और दूसरी तरफ से आपकी सेंट्रल पावर्स जिसके अंदर आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन टर्की थी। हालांकि जो अलायंस थी उसके बाद में यूएस ने यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी ज्वाइन किया था। 1940s में जब ये वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट हुआ था, मोस्टली जो कंट्रीज थी वो ये मानती थी कि वो ये मानती थी कि आपकी जो है ये वर्ल्ड वॉर जो है ये बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका कुछ दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या क्रिसमस तक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और ये आपका ये कह सकते हो कि मानव हिस्ट्री की या मानव सभ्यता के इन ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी लड़ाई सिद्ध हुई। ठीक है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए नए नए हथियारों की सर्च कर रहे थे और एक दूसरे को ख़त्म करने पे हुए तुले हुए थे। ठीक है, ये आपका पहला ऐसा जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो मशीन गन थी, टैंक थी, आपके एरोप्लेन्स थे। ठीक है, और इसके अलावा केमिकल जो वेपन्स थे उनका भी यूज़ किया गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन थी। ठीक है, वॉर के लिए दुनिया भर से जितने भी आपके दुनिया में किसी की भी कहीं पे भी कॉलोनीज थी, सब तरह से आपके जो है जो सोल्जर्स थे उनकी भर्ती की गई। ठीक है, उन्हें जो बड़े बड़े आपके शिप थे उनके अंदर रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध जहाँ पे चल रहा था या जहाँ पे आपकी लड़ाई हो रही थी या जहाँ पे आपकी वॉर चल रहा था वहाँ पे उनको ले जाया गया। ठीक है, और इस इंडस्ट्रियलाइज से पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो वर्ल्ड वॉर था इसके अंदर इस तरह का जो वॉर हुआ उसकी बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन कल्पना नहीं की जा सकती थी। ठीक है, आप देख लीजिए, एक डाटा जो है वो कह रहा है कि इस वर्ल्ड वॉर के अंदर करीबन करीबन आपके 9 मिलियन यानी 90 लाख जो लोग हैं वो मर गए थे, और 20 मिलियन इंजर्ड यानी 2 करोड़ के आसपास जो लोग थे वो आपके क्या हुए थे, इंजर्ड हुए थे। ठीक है, अब दूसरी इसमें दिक्कत क्या हुई कि जितने भी ये लोग जो इंजर्ड हुए थे या जिनकी डेथ हुई थी वो ज़्यादातर लोग यंग थे या जी काम करने वाले थे। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो पूरे यूरोप के अंदर जो काम करने वाले लोग थे या जो कामकाजी जो लोग हो सकते थे उनकी जो नंबरिंग है वो बहुत कम हो गई। ठीक है, मेंबर ऑफ फैमिली जो है वो भी घट जाने के बाद आप फैमिली की जो टोटल इनकम थी वो भी कम हो गई। ठीक है, तो युद्ध से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो चीज़ें थी, ठीक है, उनका दोबारा से उनको कंट्रोल किया गया, दोनों दोबारा से उनको कनेक्ट किया गया। ठीक है, युद्ध की ज़रूरतों के हिसाब से पूरे समाज में बदलाव किया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे, यानी जो आपके ह्यूमन बीइंग हैं वो जब मोर्चे पर जाने लगे, उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। ठीक है, आप ये कह सकते हो अब सीधा सीधा कि जो आपका काम पहले जो मेल करते थे बाहर घूमने का फिरने का जो भी, अब वो धीरे धीरे जो है फीमेल्स करने लगी थी। क्यों? क्योंकि अब मर्द तो जो है या मेल्स तो जो हैं वो लड़ाई करने चले गए थे, वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड थे, तो वो काम कौन करेगा घर के। ठीक है, तो वो काम फिर फीमेल्स करने लगी थी। ठीक है, उसके बाद है
जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद जो दुनिया की कुछ फेमस आपकी इकोनॉमिक पावर थी, उनके आपस में जो रिलेशन थे वो ब्रेक हो गए थे। अब वो देश जो है वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए आतुर थे, ठीक है। इस वॉर के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा था, ठीक है। पॉपुलेशन जो थी वहाँ की, उनसे कर्जा लिया। और इसमें फिर दिक्कत क्या हुई कि इस युद्ध में या इस लड़ाई में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का अर्थ ये है, या कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि युद्ध के बाद यानी वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो पॉपुलेशन थी दूसरे देशों के अंदर, वहाँ की ज़मीन पे, वहाँ की जो नौकरियाँ थी उनके ऊपर जो अमेरिकन्स थे उनका कहीं ना कहीं जो वर्चस्व था वो वहाँ पे ज़्यादा होने लगा था, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं पोस्ट वॉर रिकवरी की, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्ट वॉर रिकवरी? युद्धोत्तर सुधार, यानी आपके जो अब लड़ाई हो चुकी है तो लड़ाई के बाद क्या सुधार किए गए थे, ठीक है। देखो, युद्ध के बाद जो आपकी इकोनॉमिक पोजीशन थी उसको पटरी के ऊपर लाने के लिए या उसको सही तरीके से चलाने के लिए काफ़ी सुधार की ज़रूरत थी और ये काफ़ी मुश्किल था, ठीक है। युद्ध से पहले यानी लड़ाई से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो इकोनॉमी हुआ करता था, ठीक है। लेकिन युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा और उसका रीज़न क्या रहा कि जिस समय ब्रिटेन युद्ध में जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो थोड़ा सा डेवलप होने लगा था। अब युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब कि पहले तो आपने देखा था कि ब्रिटेन के इंडिया के अंदर जितना भी सामान बिकता था वो सारा का सारा ब्रिटेन से आता था और वही सामान आके यहाँ पे बिकता था। बट अब प्रॉब्लम क्या थी? अब प्रॉब्लम ये थी कि अब वो सामान, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं स्टार्ट हुआ था, तो अब वो सामान यहाँ पे बेचना काफ़ी मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग, ठीक है। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमा कर कर्जे लिए थे। इसका जो रिजल्ट है वो ये हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में से दब चुका था, ठीक है। अब जो नुकसान हुआ वो अकेले ब्रिटेन को हुआ। वो अलग बात है कि ब्रिटेन उस समय तक एक सुपर पावर के रूप में हुआ करता था, ठीक है। इकोनॉमी बहुत बड़ी थी, जैसे आज मॉडर्न टाइम में जो आपका यूएस जो है वो एक तरह से बहुत बड़ी इकोनॉमी। उसके बाद है वॉर के कारण जितने भी आपके जो इकोनॉमिक बूम की जो स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि मांग और जो प्रोडक्शन है वो और रोज़गार जो है या जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें भारी इजाफा हुआ था। इजाफे का मतलब यहाँ पे ये है कि भारी जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, ठीक है। पर पर जब वॉर के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी, ठीक है। मतलब कि एक टाइम तो ऐसा था जी कि वॉर के अंदर सारी चीज़ों की ज़रूरत थी तो आपकी इकोनॉमिक जो जो सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अचानक बढ़ गया था, लेकिन बाद में वही एम्प्लॉयमेंट जब प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं थी, मार्केट में ज़रूरत नहीं थी, तो धीरे धीरे वही एम्प्लॉयमेंट आपका धीरे धीरे नीचे होने लगा था। ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उसकी भरपाई भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उसकी भरपाई की जा सके। इस सारे जितने भी आपके जो प्रयास किए गए थे उसमें रोजगार भारी तादाद में खत्म हुए। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर जो था उसके पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि आपका जो इंडीड एनेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क बिकेम एन एंड्योरिंग पार्ट ऑफ द पोस्ट वार सिनेरियो, ठीक है। कि ये आपका जो पोस्ट वार यानी लड़ाई के बाद का जो था उसका एक पार्ट या एक पोर्शन बन चुका था, ठीक है। उसके बाद है बहुत सारी जो आपकी एग्रीकल्चर बेसिस इकोनॉमी थी वो भी अब प्रॉब्लम में थी, ठीक है। क्यों? जैसे उदाहरण के लिए है कि आपका
जो प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है उसी का उदाहरण दीजिए, ठीक है, उसके हालात पर बात कीजिए। युद्ध से पहले यानी लड़ाई से पहले जो ईस्टर्न यूरोप था उसमें गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था, यानी वो एक सेंटर पार्ट था जो गेहूं जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। लेकिन युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। अब यहाँ पे पैदावार होने नहीं लगी थी और वहाँ पे होने लगी थी, ठीक है, और उसकी डिमांड बढ़ी तो उन्होंने और ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अब आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह और ये तो ऑटोमेटिकली पहले ही आपका प्रोडक्शन कर रहे थे, और लेकिन इसके बाद जो है अब जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप था वहाँ पे दोबारा से आपका प्रोडक्शन होने लगा था और अब सरप्लस हो गया था गेहूं। तो इसका मतलब क्या था कि सरप्लस अगर गेहूं हुआ है तो जो वैल्यू ऑफ व्हीट है वो भी डाउन होने वाली थी। जो आपके व्हीट है उनकी जो वैल्यू है वो गिर गई, मैंने अभी बात की आपसे, ठीक है। और आपकी जो विलेज पीपल्स हैं उनकी जो इनकम थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और जो आपके फार्मर्स हैं वो आपके डेब्ट के अंदर यानी गहरे जो कर्जा था उनके अंदर वो क्या हो गए, डूब गए थे, ठीक है। उसके बाद है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसका कंजप्शन करना, ठीक है, कि एक बड़े लेवल पर आप प्रोडक्शन करते हो और फिर उसके बाद कंजप्शन भी उसी लेवल से करते हो। देखो अमेरिका बड़ी तेजी से जो है अपने आप को रिकवर कर रहा था और ये पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंचा था, ठीक है। उसको नुकसान होने की बजाय जो अमेरिका है उसको फ़ायदा हुआ, क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा जो है वो कर्जे के रूप में दे दिया था और उससे उसकी इनकम अब और ज़्यादा बढ़ने लगी थी, ठीक है। थोड़े समय के लिए तो एक जो यूएस है उसकी इकोनॉमी को भी झटका लगा था, लेकिन 20 के दशक तक यानी 20th सेंचुरी तक आते आते उसने अपने अमेरिका अपने जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांगली बड़ा या अच्छा बना लिया था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर आप बात करो 1920s के दौरान अमेरिकी इकोनॉमी के अंदर एक बड़ी खासियत थी कि उसने मास प्रोडक्शन का चलन, ठीक है। मास प्रोडक्शन की ओर बढ़ने का सिलसिला जो है वो 19वीं जो सेंचुरी थी उसके आखिरी के अंदर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 1920s के दौरान तो यह अमेरिकन जो इंडस्ट्रीज़ थी उसके प्रोडक्शन में की एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया था, ठीक है। आपकी जितने भी ये हैं जिनके अंदर जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर हेनरी फोर्ड, ठीक है, वो मास प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रहे। उन्होंने शिकागो के एक शिकागो के अंदर एक हेनरी फोर्ड जो थे इन विच शिकागोज शेल्टर 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 हाउस, ठीक है, इन विच शेल्टर्ड एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय द बुचर्स एज दे केम डाउन द कन्वेयर बेल्ट, ठीक है। ये जो आइडिया था कन्वेयर बेल्ट का ये आपका देने का था वो हेनरी फोर्ड का था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक बूचड़ खाना जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के अंदर तरीके से वहाँ पे पशुओं को काटा जाता था, कोई कुछ पार्ट काटता था और उसके बाद उसको फिनिश कर दिया जाता था। इसी तरह से यही असेंबली लाइन उन्होंने प्रोडक्शन के अंदर स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जो बूचड़ खाना था उसके अंदर हेनरी फोर्ड ने क्या देखा कि वहाँ पे जितना भी मांस वगैरह था वो एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख दिया जाता था और उसके सामने जो खड़े जो बेचने वाले थे वो अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से उठाकर और चल देते थे। ये फोर्ड ने देखा और उसने गाड़ियों के जो प्रोडक्शन था उसके असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है और उसने असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग के बार बार करते रहना होता काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। आप ये देख सकते हो कि जैसे आज का सिस्टम है कि अगर हीरो होंडा के अंदर आप देखते हो तो कोई बाइक जब बनती है ना तो वो बाइक जो है वो सीधा बन चलती रहती है चलती रहती है। कोई उसका टायर लगाता है, कोई उसके हैंडल फिट करता है, कोई उसके अंदर वायर फिट करता है, तो ये सबका अपना अपना काम है, ठीक है। उसके बाद है आपका
कन्वेयर बेल्ट के साथ अगर कोई भी आपका मजदूर अगर खड़ा है तो ठीक है, तो वो अपना काम जो है करेगा ही करेगा, ये उसकी मजबूरी हो जाएगी, वो अपने काम को नहीं छोड़ सकते। और और तो और इस सिस्टम से जो मजदूर है वो अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि फोर्ड के कारखानों के असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। अब आप देख सकते हो कि कितना फास्ट सिस्टम जो है ये हो गया था। इससे पहले की पत्तियों के मुकाबले यह रफ्तार कई गुना ज़्यादा थी। टी मॉडल नाम का कार वृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। ठीक है, टी मॉडल जो कार थी वो इस तरह की जो आपकी कन्वेयर बेल्ट सिस्टम था, ठीक है, या असेंबली लाइन सिस्टम था, उससे बनने वाली वो पहली कार थी। उसके बाद है आपका, शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर जो है वो काफ़ी थकान होने लगी और उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रण में नहीं कर सकते थे, यानी वो अपने कंट्रोल में उसको नहीं कर सकते थे। बहुत से जो मज़दूर थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। ठीक है, इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड इससे तंग हो गए और 1914 से वेतन दोगुना यानी $5 पर डे कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, उन्होंने मतलब $5 जो है उस टाइम के हिसाब से डबल था, तो डबल होने का मतलब ये है कि उसी काम के अगर आपको $2.5 मिले और उसी काम के आपको $5 मिले, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि फिर मजदूर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, जैसे ही सैलरी बढ़ी, हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए भी अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। ठीक है, अब देखो इनकम भी उतनी ही करनी है, सैलरी डबल हो गई है, तो अब कैसे पूर्ति करे। तो फोर्ड ने क्या किया कि असेंबली लाइन की स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी, जिसमें मजदूरों के ऊपर जो काम का जो बोझ था वो लगातार बढ़ने लगा। और अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उनका बेनिफिट तो उतना ही था। ठीक है, कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि इससे पहले उन्होंने जितनी भी मतलब लागत है किसी भी चीज़ के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वो कम करने के लिए इससे अच्छा फैसला उन्होंने कभी भी नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद फोर्ड ने जो सिस्टम अप्लाई किया वो धीरे धीरे पूरे अमेरिका के अंदर फेमस हो गया और सब उसको अपनाने लगे। ठीक है, 20th सेंचुरी के अंदर यूरोप में भी इसका निकल जाने लगी, मतलब इसकी नकल जो है वो की जाने लगी। ठीक है, और मास प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग जो था बेस, जो जितनी भी चीज़ें थी, तो उनकी लागत में कीमतों में कमी ला दी। ठीक है, बेहतर जो आपकी इनकम है उसके चलते अब बहुत सारे मजदूर भी कार जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं खरीद सकते थे। 1990s में अमेरिका में 20 लाख कारों का प्रोडक्शन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार पर ईयर से भी ऊपर जा पहुंचा। आप देख सकते हो सिर्फ 10 साल का समय और 20s और उससे भी डबल से ऊपर, यानी 2.5 से भी ऊपर हो गया वो। ठीक है, इसके साथ ही बहुत सारे लोग जैसे फ्रीज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, प्लेयर्स आदि भी मतलब ये जो डिफरेंट टाइप जो थिंग्स थी इनको भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज जो सिस्टम था उसके तहत जो है खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट थी, ठीक है, उसके अंदर खरीदते थे। मकानों के जो मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग थी और जो निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रीज, वॉशिंग मशीन आदि जितनी भी चीज़ें हैं इनकी डिमांड बढ़ गई थी। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि आप सीधा सा यहाँ से डिक्लेयर तो हो ही रहा है कि आपके जो घर वगैरह जो भी बनाए जा रहे थे वो भी आपके कर्जे के से ही बनाए जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1920s में जो आपके घर वगैरह थे उनके अंदर अमेरिका में काफ़ी उछाल आ चुका था उनकी बनावट में, या ये कहूँ कि उनकी जो टोटल इनकम थी उससे। ठीक है, जिससे आपकी प्रोडक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी डिमांड बढ़ी। तो दूसरी ओर जो है प्रोडक्शन, सॉरी,
creates a higher employment and economic rising consumption demand more investment and yet more employment and incomes. तो अगले 6 साल में ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे और नए रोज़गार और न्यू जो आपकी इनकम है उसमें ग्रोथ होने लगी। ठीक है, 1923 में अमेरिका जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है, उससे जो अपनी पूंजी है, अपना जो मतलब इनकम इकोनॉमी है, या ये कहूँ मैं अपना जो पैसा है उसको दोबारा करने लगा, निर्यात मतलब सेंड करने लगा। यह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका के द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उभरने में मदद की। मतलब कि अगर अमेरिका अपने आप को इतना ग्रो नहीं करता तो फिर यूरोपियन जो देश थे उनको पैसा कौन देता और वो अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आते। अगले 6 साल में जो पर कैपिटा इनकम है दुनिया के अंदर, उसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चेंज आया था। ठीक है, और लेकिन ये जो सिचुएशन थी ये काफ़ी लंबे समय तक नहीं टिक पाई, और 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फंस गई जिसका दुनिया से पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ठीक है, ओके गाइज, तो अब तक के लिए इस वीडियो में यहाँ तक। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।